आज इस वीडियो में हम लोग JCERT द्वारा अपलोड किया गया है जो प्रथम शाब्दिक परीक्षा के लिए मैथ्स का सेट 4 उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 135 का लगाते हैं, 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 एक का 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15। 135 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 26 और 91 का महत्तम समापवर्त 13 दिया हुआ है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। एचसीएफ दिया हुआ है 13, एलसीएम निकालना है। तो इस तरह का यदि दो संख्या रहे तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्या का एचसीएफ गुना उन दोनों संख्या का एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर 26 गुना 91, और ये इधर गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, बराबर 26 गुना 91 और एचसीएफ है 13, 13 दूनी 26, गुना कर दीजिए 182। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। 96 को भाग लगाइए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 एक का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6। 404 का लगाते हैं, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 0 1। तो यहाँ पे 96 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इधर हो गया, और 2 का पावर 3 इंटू 3, और यहाँ 404 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 101। इसको इस तरह लिखने का कारण ये था कि हम लोग कॉमन लेने में यहाँ पे सुविधा होता, और एचसीएफ निकालना है, इसलिए इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, इसलिए 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। तो ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। पहला है 2q प्लस 1। यहाँ पे q के जगह पे यदि हम लोग 1 2 3 4 इस तरह संख्या रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा ये 3। उसी तरह जब 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2 दूनी 4 और 1 5। उसी तरह 3 रखे तो 3 दूनी 6 और 1 7। इससे जो देख रहे हैं ये क्या है, विषम धन पूर्णांक है, लेकिन हमको खोजना क्या है, सम धन पूर्णांक। बी भी चेक कर लेते हैं इसी तरह। 4q प्लस 1, पहले 1 रख के देखते हैं, तो 4 और 1 5 हो गया, फिर 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 12 और 1 13, ये भी विषम में आ रहा है, तो इसको भी नहीं टिक लगा सकते हैं। तीसरा चेक कर लेते हैं 4q प्लस 3, तो 1 रख के देखते हैं, 4 और 3 7 हो गया, फिर 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11, फिर 3 रखे तो 15, ये भी विषम आ रहा है। डी नंबर चेक करते हैं 2q, q का जगह पे 1 रखिए, तो ये क्या लिख सकते हैं 2, फिर 2 रखिए 4, फिर 3 रखिए 6 8। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, सम धन पूर्णांक आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन 5 गलत है, क्योंकि द्विघात बहुपद यहाँ दिया हुआ ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका द्विघात समीकरण दिया है, और यहाँ पे बोल रहा है द्विघात बहुपद, इसलिए इसको सुधार के आप लोग बहुपद को समीकरण कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं शून्यकों का योग क्या होता है। 4 दिया हुआ है, 6 नंबर बना रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है।
तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे पुट कीजिए मान, और ये +1। तो ये ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में ग्राफ दिया हुआ है, इसमें शून्यकों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष को ये ग्राफ एक ही जगह पर काट रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 = 0 तथा 6x + 9y + 11 = 0 है, तो इसका कैसा हल होगा। हम लोग पहले के सेट में भी इसके बारे में चर्चा किए थे। इसको चेक करने के लिए हम लोग a1/a2 लिखते हैं। ये 2/6 हो गया, 2 तिया 6, 1/3। फिर b1/b2 चेक करते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 9, 3 तिया 9, ये 1/3। फिर c1/c2 चेक करते हैं, ये हो गया 4 और ये 11। तो ये आपस में बराबर है, a1/a2 जो है बराबर हो गया b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसा ग्राफ बनता है, ग्राफ हो जाता है समांतर और इस समय कोई हल नहीं होता। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है समीकरण युग्म, इसका कैसा हल होगा। सेम उसी तरह हम लोग 8 नंबर की तरह इसको भी चेक कर लेंगे। a1/a2 = हो गया 2/4, 2 दूनी 4, 1/2। b1/b2 देख लेते हैं, b1/b2 = 3/6 यानी 1/2। c1/c2 देख लेते हैं, ये हो गया 5/15 यानी कि 1/3 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन c1/c2 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में x = a और x = b का ग्राफीय निरूपण करके बताना है कि ये दोनों ग्राफ किस तरह का बनता है, समांतर रेखा बन रहा है कि संपाती बन रहा है कि कैसा बन रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x डैश y y डैश। यहाँ पे y 0 रहता है और यहाँ पे x 0, और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे x का वैल्यू कुछ ना कुछ आते जाएगा। सोचिए यहाँ पे x = a आ रहा है, a है यहाँ पे, तो x a है, और यहाँ पे कोई x = b आ गया। तो ये दो रेखाएं आपस में कैसी है, ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में दो समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण, इसमें y का मान निकालना है। तो ये समीकरण 1, यहाँ समीकरण 2, ये y प्लस माइनस में है, जोड़ दिया, आपस में कट गया, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5x = 15। तो x = 15/5, 5 दिया 15, x का वैल्यू 3 आ गया, हमको y खोजना है। तो समीकरण 1 से 3 × x के जगह पे 3 + y = 14। तो y = हो गया 14 और ये 9 उधर जाएगा तो 5। ये ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने हल होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आते ही रहता है। ये ऐसी स्थिति में आप लोग को लिखना कैसे है, जैसे कोई समीकरण ले लिए, ये 3x + y = 14 ले लिए, तो देखिए x के जगह पे आप क्या क्या लिख सकते हैं।
यदि 3 के यहाँ पे 1 रखे, x की जगह 1 रखे, तो ये क्या हो जाएगा 3 + y = 14। तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना 11। x की जगह यदि 2 रखे तो ये हो जाएगा 6 + y = 14। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 से 6 गया तो कितना हो जाएगा 8। तो इसी तरह हम जितना भी वैल्यू रखते जाएंगे x और y का अनगिनत वैल्यू आते जाएगा। तो किसी भी रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। डी का हो जाएगा आंसर अनंत। क्वेश्चन नंबर 13 में x + y = 14 है और x - y 4 है, तो हल क्या होगा। ये समीकरण 1 दे दिए, ये समीकरण 2। इसको सॉल्व कीजिए, y कट गया, 2x = हो गया इधर 18, x = 18/2, 2 9 18, 9 हो गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x की जगह पे क्या रखना है 9 + y = 14। तो y = क्या हो गया 14 - 9 = 5, यानी कि x 9 और y 5। देखिए ऑप्शन का कौन सा सही है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और समान है, तो मूल कैसे होंगे। वास्तविक और समान होते हैं तो विविक्त कर d क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और द्विघाती सूत्र से हम लोग x निकालते हैं -b ± √d/2a। तो यहाँ पे d तो 0 हो गया, तो ये -b/2a और यहाँ d 0, इसलिए मूल क्या हो जाएगा -b/2a, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में 9x² - 6x + 1 = 0 का विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर निकालने के लिए a 9 हो गया, b यहाँ पे हो गया -6, c हो गया 1। अब विविक्त कर यानी d निकालिए, b² - 4ac, b हो गया -6 का स्क्वायर -4 × a क्या है 9, c क्या है 1, 6 का 36 और 9 चौके 36, यानी विविक्त कर हो गया 0, ऑप्शन सी। यहाँ पे 17 नंबर में दिया है निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, चारों ऑप्शन यहाँ गायब है। तो द्विघाती सूत्र तो वैसे हम लोग जान ही रहे हैं, क्या होता है -b ± √b² - 4ac/2a। वैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो कुछ बोला नहीं जा सकता है कि कौन सा होगा सही। अब 18 नंबर बनाते हैं। 18 नंबर में है यदि 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान हो तो k का मान निकालिए। यहाँ पे भी ऑप्शन चारों में नहीं है, हम लोग फिर भी बना ले रहे हैं। 2x² + kx + 3 = 0, तो a क्या हो जाएगा 2, b हो जाएगा k और c हो जाएगा 3। यहाँ पे बोल रहा है मूल समान है। मूल समान कब होता है, जब इसका d 0 हो जाए। तो d यानी कि b² - 4ac 0 होगा, b क्या है k का स्क्वायर -4 × a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3 = 0। k² = 4 दूनी 8, 8 का 16 24, 24 इधर हो गया, तो k बराबर क्या हो गया √24। इसको आप निकाल सकते हैं इस तरह। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि b² - 4ac = जब 0 है तो इसके मूल कैसे होंगे। जब d 0 हो जाता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। यहाँ पे वास्तविक और बराबर हो जाएंगे मूल, a हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में द्विघात समीकरण x² - x - 6 = 0 के मूल निकालने हैं। तो मूल यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकालते हैं।
तो हो गया -6x²। तो 2 ऐसे भागों में बांटिए कि बीच वाला आ जाए। तो यदि ये -3x और यहाँ पे यदि 2x करें तो 3 दूनी 6x² भी आ गया और घट के -x भी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए x² -3x + 2x - 6 = 0। तो x ले लीजिए कॉमन इन दोनों में, x -3 और इन दोनों में लेते हैं 2। तो x -3 = 0। तो x -3 और यहाँ x + 2 = 0। तो x -3 = 0 या x + 2 = 0। यहाँ पे x = 3 होगा, x = -2। तो 3 - 2 चेक करते हैं ऑप्शन में। 3 - 2 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका ऑप्शन गलत है। आंसर हम लोग का 3 - 2 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में है 2, 6, 10, 14, इसका सारवंतर निकालिए। तो सारवंतर d = क्या होता है, दूसरा संख्या घटाओ पहला संख्या। 6 - 2 = 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 में है AP 3, 8, 13, 18, इसमें कौन सा पद 78 है। तो मान लेते हैं कि nवां पद 78 है। तो a चाहिए होगा, a = 3, d निकाल लीजिए 8 - 3, 8 - 3 हो गया, इधर कितना हो गया 5 हो गया, और इधर an क्या होता है a + n - 1 d = 78। a का वैल्यू पुट कीजिए 3 + n - 1 d हो गया 5, 78। अब n - 1 5 = 78 से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 75। तो n - 1 = 75/5 भाग लगाइए, 5 × 1 = 5, 5 × 25। तो n - 1 = 15। तो n = 15 और 1 16, यानी कि इसमें कितना पद 78 हो जाएगा। तो 16वां पद जो है वो 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुना जाए। 4 के गुना मैंने 4 से भाग लगने वाला, तो 4 8 4 12 हो जाएगा। 4 8 4 12, 4 4 16, 4 5 20, इस तरह करके 250 के अंदर तक हमको देखना है, यही ना। तो 250 के कितना दूर अंदर तक माने 4 से भाग जाएगा। तो 4 से भाग लगा के देते हैं, 4 × 6 = 24, यहाँ पे 1 0, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 शेष बच रहा है। इसको यदि 250 से घटा देंगे तो 4 से पूरी कट जाएगा। तो ये हो गया 248 यहाँ पे। तो ये लास्ट वाला पद है। a हो गया मेरा 12, d हो गया 16 - 12 कितना हो गया 4, और इधर an हो गया 248। an का क्या होता है फॉर्मूला, a + n - 1 d = 248। a हो गया मेरा 12 + n - 1 d हो गया 4, 248। तो n - 1 4 यहाँ, और 12 248 से घटेगा तो कितना हो जाएगा 236। तो यहाँ पे n - 1 = 236 से 4 को भाग दीजिए, 4 5 20, 4 9 36। तो ये हो गया n - 1 = 59। तो n = 59 और 1 मिलके 60, यानी 60 टर्म ऐसा होगा, पद ऐसा होगा जो 4 से भाग जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 में है प्रथम पद a और अंतिम पद वाली AP के n पदों का योग क्या होगा।
यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ नहीं है, तो अंतिम पद दिया हुआ नहीं है और ऑप्शन भी सही से कंप्लीट नहीं है। तो यदि प्रथम पद ए है और अंतिम पद एन है तो वैसा एपी का एन पदों का योग होता है n/2 a प्लस ए एन। वैसे ऑप्शन इसमें तो दिया हुआ नहीं है, ऐसे आप लोग जानकारी के लिए याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25, ABC तथा PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन 25 भी गलत हो जा रहा है हम लोग का। तो 26 में देखते हैं क्या होगा। 26 में है, निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है? कौन सी आकृति समरूप नहीं है? समरूप तो समझते हैं जो एक जैसा रूप हो, ये समरूप हो गया। तो वृत्त तो समरूप है, फिर सम वर्ग वर्ग भी समरूप है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों बाहु समान हो वो भी समरूप है। तो समरूप कौन नहीं है? समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा समरूप नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज। आंसर क्वेश्चन नंबर 27 में यदि DE समांतर है BC का तथा AD BD और EC दिया तो AE का मान। देखिए यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनाया है, एक त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ABC है जहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे DE जो है वो समांतर हो गया BC का, और AD जो है वो 3 हो गया, और BD है 1.5 और EC है 1। तो AE निकालिए। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग पहले पढ़े हैं कि AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो AD कितना है? 3 है, और DB कितना है? 1.5। AE तो पता नहीं है, वो खोजना है, और EC है 1। तो ये पॉइंट हटा, 0 बैठा, 15 दूनी 30। तो AE इक्वल टू 2। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, यदि ABC PRQ हो तो तथा A इक्वल टू 30, B इक्वल टू 70, C 80 तो Q का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 29 बनाते हैं आप। 29 क्वेश्चन नंबर में है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ABC समबाहु त्रिभुज मतलब क्या? ये यदि 2A है तो ये भी 2A, ये भी 2 है, सब 2A होगा। ये A B C, और D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु, यानी कि यहाँ पे है D। तो BDE यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ये भी समबाहु है। तो ये जो D मध्य बिंदु है BC का, तो ये यदि 2A था तो ये आधा आधा बांट दिया ना। ये यदि A है तो ये चूँकि समबाहु है BDE, तो ये A, तो ये भी तो A होगा, ये भी तो A होगा। तो हम लोग को बोला है कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ BDE निकालिए, क्या होगा? तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है? वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे भुजा क्या है? इस स्थिति में भुजा 2A है और BDE के स्थिति में भुजा A है। तो इसको सॉल्व करते हैं, √3/4 और इसका भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2A का स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा √3/4
और इसका भुजा क्या हुआ ए, तो ए का स्क्वायर, ये कट गया, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 ए स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर कटा, तो ये हो गया 4:1, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, देखिए ये एक दीवार है, दीवार में यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, तो यहाँ तक क्या करते हैं सीढ़ी टिकाते हैं। ये एक सीढ़ी है, ऐसे वाला सीढ़ी है, सीढ़ी टिकाते हैं। तो दीवार क्या होती है, दीवार तो हमेशा लंबवत खड़ी रहती है, तो हमको खोजना है ये दूरी, दीवार से सीढ़ी का दूरी क्या होगा, और सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 10 मीटर, और ये जो दीवार है ये दीवार की लंबाई है 8 मीटर। तो हम लोग सीधा सा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आधार बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर घटाव लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हो गया 10 का स्क्वायर, यहाँ -8 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 100 - 64 बराबर √36, और ये 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC और BC बराबर है। ये एक त्रिभुज ले लिए, यहाँ पे AC और BC आपस में क्या है, बराबर है, AC = BC। और दिया हुआ है क्या, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अच्छा, ये 2AC स्क्वायर है, तो इसको हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इस AC के बदले में ये BC लिख सकते हैं, क्योंकि AC और BC तो आपस में बराबर है, इसलिए AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर, और ये तो AB स्क्वायर था ही यहाँ का। तो ये कंडीशन किस में आता है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आता है आपका AB यदि कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ऐसी स्थिति में कौन सी क्या बन रहा है, कौन सी समकोण बन रहा है, तभी जाके पाइथागोरस प्रमेय हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि सी क्या है, सी समकोण है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये वृत्त है, इसमें स्पर्श रेखा है, इन दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये हो गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में है, यदि किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये वृत्त है, इसका 2 समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या है, ये वाला दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या क्या होगा ये निकालिए। अच्छा, ये जो होता है ये तो व्यास है ना, व्यास बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो आराम से निकाल सकते हैं आप। त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, यानी कि 10/2, 2 पंचे 10, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एक वृत्त है, इसकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं क्या, PT और फिर TQ। PO और ये केंद्र है O, POQ क्या है 80, और ये तो 90 होता है ना, ये 90 होता है, तो PTQ निकालिए, ये वाला कोण निकालना है। तो ये तो एक चतुर्भुज फॉर्म कर जा रहा है, देखिए ये एक चतुर्भुज फॉर्म कर जा रहा है,
POQT मिलके एक चतुर्भुज बन रहा है ना, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है, वो होता है 360 डिग्री। तो 90 + 80 लिखते हैं, 90 + 80 + 90 + PTQ इक्वल टू क्या होगा, 360। इसको जोड़िए, तीनों जोड़े तो 260 हो गया, और इधर PTQ इक्वल टू 360। तो PTQ इक्वल टू 360 माइनस 260 इक्वल टू 100। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 में है, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर क्या होती है। स्पर्श बिंदु, यहाँ पे स्पर्श रेखा है, यहाँ स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो खींचते हैं ये इस पे क्या होती है, ये इस पे लंब ना होती है। तो यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा लंब, आंसर। 36 नंबर में है, R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। यहाँ पे वृत्त है, यहाँ कोण जो है यहाँ पे ये है P, थीटा ले रहे थे ना, यहाँ पे P लेंगे और इसका त्रिज्या दे दिया R। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो कोण यहाँ रहता है वो कोण बटा 360 डिग्री गुना पाई, और इसका त्रिज्या क्या है R, तो पाई R²। वैसे यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ऐसे जानकारी के लिए आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 में है, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। वृत्त है, यहाँ पे केंद्र है, इससे बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये तो त्रिज्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 38 में है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। ये घड़ी है, इसका मिनट का सुई ये 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट हो गया, सोचिए। तो इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ का कोण पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। तो कोण कैसे निकालेंगे, ये पूरा जो है वृत्त ये 360 डिग्री का है। अब घड़ी का जो घड़ी होता है उसमें 1 2 3 4 करके 12 तक रहता है, इसलिए 12 से पहले भाग दे दिए, तो 12 12 4 36, तो ये 30 डिग्री का बन गया। यहाँ 12 से 1 30 डिग्री, फिर 1 से 2 30 डिग्री, इस तरह बन रहा है। तो 30 डिग्री का बन गया, यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। अब आराम से आप निकाल लीजिए कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल होगा 30/360 गुना पाई R², R²। 3 1 का 3, 3 दूनी 6 0, तो 120 हो जाएगा। सॉरी, ये 0 तो कट जाएगा ना, तो 12 हो गया, और पाई के लिए 22/7, और यहाँ पे R हो जाएगा 14 गुना 14, कट रहा है, 7 दूनी 14, 2 छक 12, 2 तिया 6, तो 11 और 14 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 154/3। यहाँ पे तो ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है, यहाँ ऑप्शन नहीं है दिया हुआ, ये से आप लोग करके रखिए इसको। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। 39 में है, केंद्रीय कोण और R त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ कोण नहीं दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बराबर θ/360 डिग्री गुना पाई R²। इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी मिसिंग है, जानकारी के लिए आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हो गया वृत्त,
यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है और इसका त्रिज्या है 21। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 60 बाई 360 डिग्री गुना पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या क्या हो गया 21। 7 या 21, 6 का 36, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 2 एकम 2। 11 7 और 3 गुना कीजिए। 11 7 3 को गुना करने पे हो जाएगा 33 और 7 और 7 हो जाए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।